गुड मॉर्निंग क्लास 11। हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं ड्राइंग में। आज हम अपना 4th चैप्टर देखेंगे, चित्र के माध्यम एवं तकनीक यानी मीडिया एंड टेक्निक्स। चित्र के क्या क्या होते हैं, आइए हम स्टार्ट करते हैं। कला इतिहास की विवेचना से ज्ञात होता है कि कलाकार प्राचीन काल से विभिन्न माध्यमों द्वारा अपने भावों को अभिव्यक्त करता आ रहा है। आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक चित्रकार अपने समयानुसार जो माध्यम सहज सुलभ थे उनका प्रयोग करता रहा है। यानी कि मानव जो भी अपने उसके माइंड में जो भी कुछ आता है वो अगर किसी को प्रदर्शित करना चाहता है, बताना चाहता है, तो वो कई तरह के मीडियम को अपनाता है, उसके द्वारा प्रदर्शित करता है। प्रागैतिहासिक काल में गुफाओं के काले रंग से, मध्यकाल की पच्चीकारी और रंगीन कांच के टुकड़े, 15वीं व 16वीं सदी में फ्लेक्सो चित्र, आधुनिक काल में कैनवास, तेल रंग, एक्रेलिक आदि कई नए नए आविष्कार से कलाकार अपने भावों को इनके द्वारा व्यक्त करता चला आ रहा है। कलाकार को अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। एक संगीतकार को स्वरों की, लेखक या कवि को शब्दों की, उसी प्रकार चित्र को कागज, तुलिका, रंग आदि की आवश्यकता होती है। इन माध्यमों के प्रयोग का ज्ञान होना भी आवश्यक है। माध्यमों के प्रयोग करने के तरीकों को ही तकनीक या रचना कौशल कहा जाता है। विविध माध्यमों का भी अपना स्वाभाविक व्यवहार एवं प्रकृति होती है, उसे भी कलाकार को समझना आवश्यक होता है। कोई भी कल्पना जब तक कलाकृति का रूप नहीं ले सकती, जब तक कलाकार को कला माध्यमों एवं उनके किस प्रकार प्रयुक्त करना है उसका ज्ञान ना हो। माध्यम की इच्छा को ध्यान में रखना ही रचना कौशल का रहस्य है। रचना कौशल माध्यम की इच्छा को अपनी इच्छा के अनुकूल बनाकर उसके समायोजन करने में निहित होता है। सफल कला सृजन माध्यमों एवं विधियों की विधिवत शिक्षा द्वारा ही संभव है, अन्यथा कलाकार अपने भावों को अभिव्यक्त करने में असमर्थ होगा। विविध माध्यमों व तकनीकों का अध्ययन इस अध्याय में किया जा रहा है ताकि विद्यार्थी प्रयोग व अनुभव से सृजन कर सके तथा जान सके कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में किस तरह मिश्रण कर नए प्रयोग किए जा सकते हैं। पहला हम पढ़ेंगे वाटर कलर यानी जल रंग। जल रंग का प्रयोग मुख्यतः कागज पर ही किया जाता है। हाथ से बना कागज तेल रंग चित्रण के लिए उपयुक्त रहता है, जल रंग चित्रण के लिए उपयुक्त रहता है। यानी कि वाटर कलर यूज करने के लिए हम कागज का ही काम में लेते हैं, कागज ही काम में लेते हैं। जल रंग चित्रण के लिए ऐसे कागज की आवश्यकता होती है जो रंग को ना फैलने दे, पानी को सहन कर सके। कागज पर चित्रण करने से पहले कागज को गीला करके किनारों पर गोंद या टेप द्वारा बोर्ड की सतह पर चिपका दिया जाता है। फिर उस पर रंग लगाना उचित रहता है ताकि रंग फैल ना सके। इस तरह कागज लगाने से कागज खिंच जाता है और रंग लगाने पर ऊंचा नीचा भी नहीं होता है। विभिन्न बनावटों की सतह वाले कागज पर विभिन्न प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। जल रंगों को पानी में घोलकर पतला लगाया जाता है। ये हम जानते हैं, कलर जो हम वाटर कलर यूज करते हैं उसमें पानी मिक्स करके ही हम उसको काम में लेते हैं, जिससे रंगों में पारदर्शिता, ताजगी में प्रभाव रहता है। श्वेत व काले रंग का प्रयोग इसमें नहीं करना चाहिए। जल रंग चित्रण के लिए सेबल के बालों की तुलिका यानी कि ब्रश उपयुक्त रहती है। ब्रश गोल, चपटी तथा विभिन्न मोटाई की मिलती है। बारीक काम के लिए गोल व बड़े स्थाने हेतु चपटी तुलिका का प्रयोग करना चाहिए। जल रंग की शुद्धता का भी ध्यान रखना चाहिए। समय समय पर पानी गंदा होने पर बदलते रहना चाहिए। टेम्परा जल रंग की तरह इसका संवाहक भी जल है, यानी कि टेम्परा जो कलर हम यूज करते हैं उसमें भी पानी को मिक्स करके ही काम में लिए जाते हैं। इसमें अपारदर्शी रंगतों का प्रयोग किया जाता है। इसकी मुख्य विशेषता इसका पायस है। पायस गोंद, सरेस, अंडे की जर्दी, शहद, मोम, दूध आदि पदार्थ है जिसे रंगों में मिलाया जाता है, जिससे रंग में अपारदर्शिता आती है। इस विधि में चित्रांकन करने में सुविधा रहती है। इनमें रंगतों द्वारा विभिन्न प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। इसे तैयार करने में खड़िया पाउडर का प्रयोग किया जाता है, जो आजकल पोस्टल रंगों के रूप में बाजार में उपलब्ध रहता है। 15वीं सदी के यूरोप के चित्रकारों का प्रिय माध्यम टेम्परा था, जिसमें अंडे की जर्दी को मिलाया जाता था। अंडे में से जर्दी वाला सफेद भाग
वाला भाग सफेद भाग में से सावधानीपूर्वक अलग किया जाता था। अंडे में से जर्दी वाला फिर उसे जल रंग में के लिए प्रयुक्त होने वाले पाउडर में मिलाकर पेस्ट के रूप में बना लेते हैं और पानी को संवाहक के रूप में प्रयोग करके चित्र पर लगाया जाता है। यानी कि ये पेस्ट बनाने के बाद उसको उसमें वाटर ऐड किया जाता है और फिर उसको यूज़ किया जाता है। इसे सूखी दीवार पर या कागज पर रेखांकन करने के बाद तुलिका की सहायता से लगाया जाता है। सूखने पर एक हल्की चमकदार झिल्ली बन जाती है। इससे चित्र में अपारदर्शिता आती है और चित्र को सुरक्षा भी देती है। अन्य विधि से गोंद का पायस मिलाकर तैयार किया जाता है। रंग के पाउडर में गोंद या सरेस मिलाते हैं। चित्र धरातल, खुरदरी दीवार, लकड़ी का बोर्ड, कागज आदि होता है जिस पर यह तैयार लेप लगा देते हैं। सूखने के बाद दूसरे रंग को उसी के ऊपर लगाकर नवीन प्रभाव पर कर सकते हैं। वॉश चित्र की तकनीक बंगाल स्कूल की देन है। ये आप ध्यान में रखिएगा, वॉश की जो तकनीक है वो कहाँ से ली गई है? बंगाल स्कूल से। रवींद्रनाथ टैगोर ने जापानी कला से प्रेरणा लेकर वॉश टेक्निक अपनाई। इसका संवाहक भी जल ही है, यानी कि ये वॉश कलर भी कैसे यूज किया जाता है? पानी को ऐड करके। इस माध्यम से धरातल हेतु अंग्रेजी पॉटमेंट कागज का प्रयोग किया जाता है। श्वेत कॉटरेज पेपर पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। चित्रकार चित्र बनाने के लिए सर्वप्रथम चित्र की आकृतियों को लाल रंग की रेखाओं से अंकित करते हैं। फिर चित्र को पानी में भिगोकर समतल बोर्ड पर सुखाकर चित्र की सीमा रेखाओं को स्थायी कर लेता है। इसके पश्चात चित्र के विभिन्न भागों में रंग भर दिए जाते हैं। कागज को पुनः पानी में भिगोकर सपाट पट पर सुखाकर चित्र के रंगों को स्थायी किया जाता है, जिससे कि ऊपर के रंग की सपाट वॉश लगाने पर यह रंग कागज से न छूट जाए। इस क्रिया के पश्चात वातावरण उत्पन्न करने के लिए एक या अनेक रंगों को संपूर्ण चित्र के ऊपर पारदर्शी ढंग से बहा दिया जाता है। ये वॉश लगा दी जाती है। इससे संपूर्ण चित्र में चिकनापन, धुंधलापन और रंग का एक सा सपाट प्रभाव आ जाता है। इससे चित्र में ग्रे प्रभाव आ जाता है। इसके पश्चात चित्र की आकृतियों को उभारने के लिए रेखांकन की पुनः कत्थई या किसी अन्य रंग से उभार दिया जाता है। साधारणतया चित्र के निर्बल या कमजोर भाग को वॉश के प्रभाव से छुपा दिया जाता है। आकृतियों में डोल लाने के लिए छाया तथा प्रकाश का भी आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया जाता है। तेल रंग यानी कि ऑयल कलर। तेल माध्यम स्थायी है, यानी कि ये हटता नहीं है जल्दी से। इस पर पानी का प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि जब हम ऑयल पेंट का यूज़ करते हैं उसमें पानी का बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। इसमें छाया प्रकाश को स्वाभाविक व प्रभावशाली ढंग से बनाया जाता है। इसमें टेक्सचर देने में सरलता होती है। चौड़ी तुलिका धातुओं का प्रयोग कर सकते हैं। साधारणतया चित्रण 3 विलेप यानी कि इसके 3 कोट्स यूज किए जाते हैं। पहले लेप में छाया, दूसरे में मान व तीसरे लेप में प्रकाश दिखाने के लिए होता है। कलाकार अपने अनुभव से कुछ हेर फेर भी कर लेता है। तेल रंग में निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है धरातल। तेल चित्रण के लिए विभिन्न प्रकार के धरातलों का प्रयोग होता है, जैसे कैनवास, कागज, हार्डबोर्ड, कास्ट फलक, कैनवास बोर्ड आदि। तेल चित्रण के लिए कैनवास सबसे सुविधाजनक व अच्छा आधार होता है। कैनवास अच्छे मजबूत धागे द्वारा बुनकर तैयार किए श्रेष्ठ कपड़ा होता है। कैनवास को लकड़ी के फ्रेम में खींचकर कीलों से तान दिया जाता है। कैनवास बोर्ड एक प्रकार से कैनवास ही है जिसे लकड़ी के बोर्ड पर चिपका दिया जाता है। यह अभ्यास करने के लिए उपयुक्त रहता है। अभ्यास करने के लिए कागज भी उपयुक्त रहता है। कागज को कैनवास की तरह दाने उठाकर बनाया जाता है। हार्डबोर्ड भी कई प्रकार के मिलते हैं, सपाट सतह वाले और वह बुनावट वाले। कलाकार अपनी पसंदानुसार चयन कर सकता है। कास्ट फल यानी लकड़ी फलक पर भी चित्रण कर सकते हैं। चित्रण करने से पूर्व इनका धरातल कैनवास की तरह ही तैयार करना होता है। कैनवास तैयार कैसे किया जाता है? कैनवास तैयार करने के लिए सर्वप्रथम कपड़े को लकड़ी के फ्रेम पर खींचकर कीलों या स्टेपल्स की सहायता से लगा दिया जाता है। फिर उस पर सरेस या फेविकॉल का घोल को पानी से पतला कर उस पर ब्रश से लगा देते हैं ताकि कपड़े के छिद्र बंद हो जाए। इस प्रक्रिया को साइजिंग कहते हैं। इसके
जाती है। कैनवास पर सफ़ेदा, सफ़ेदा यानी जिंक, टिटेनियम या रेड ऑक्साइड, सफ़ेदा, तारपीन या अलसी के तेल का मिश्रण तैयार करके चौड़े ब्रश से लगाया जाता है। इस सफ़ेदे के स्थान पर कैसीन रंग या सफ़ेद प्लास्टिक इमर्शन पेंट का भी प्रयोग किया जा सकता है। तुलिका यानी कि ब्रश, तेल चित्रण के लिए सफ़ेद बालों वाली चपटी तुलिका उपयुक्त रहती है। इन्हें फ्लैट ब्रश कहा जाता है। कुछ फ्लैट ब्रश किनारों से गोलाई लिए होते हैं जिसे फिल्बर्ट कहा जाता है। कोमल मिश्रण व रेखा के लिए उचित रहता है। गोल ब्रश को भी बारीक काम के लिए प्रयोग करते हैं। चित्रण हेतु पेंटिंग नाइफ व प्लेट्स नाइफ को भी चौड़े धातु हेतु प्रयोग किया जाता है। तेल चित्रण के पश्चात तुलिका को अच्छे से कपड़े से साफ कर गुनगुने पानी व साबुन से धो लेनी चाहिए जब तक रंग नहीं निकल जाता है, क्योंकि ये जो ऑयल कलर होता है ये आसानी से नहीं निकलता है, इसलिए इसको बहुत ही अच्छी तरह से धोना होता है और इसको कपड़े से साफ करके रखना होता है। माध्यम, तेल चित्रण के लिए शुद्ध अलसी का तेल, शुद्ध तारपीन का तेल व वार्निश माध्यम हेतु प्रयोग करते हैं। अलसी का तेल व तारपीन का तेल कलाकार अपनी रुचि अनुसार व अनुभव से कम अधिक मिला सकता है। विद्यार्थियों के लिए समभाग उचित रहता है। वार्निश का प्रयोग चित्र के सूखने के उपरांत कर सकते हैं, इससे चित्र में चमक आ जाती है। कोपल वार्निश उपयुक्त रहती है। इसके अतिरिक्त रंग रखने हेतु प्लेट, तेल रखने के लिए डिपर व कैनवास या कोई भी धरातल को रखने हेतु ईजल का प्रयोग किया जाता है। एक्रेलिक, ये क्या होता है? सन 1950 के पश्चात एक्रेलिक माध्यम विकसित व परिष्कृत हो स्थायी चित्रण माध्यम के रूप में आया और काफी प्रचलित हो गया। एक्रेलिक रंगों में कई विशेषता है। इसे जल रंग माध्यम की तरह ही पतले वॉश के रूप में और तेल रंग की तरह मोटे हाथों के काम ले सकते हैं। एक्रेलिक रंग तेल रंग की अपेक्षाकृत अधिक प्रभावशाली है। इनमें समय के साथ पीलापन नहीं आता है, ना चटकते हैं। तेल रंगों से अधिक सरल है। रंग जल्दी सूख भी जाते हैं, जिसके कारण दूसरी सतह शीघ्र लगा सकते हैं। ये ऑयल पेंट के बिल्कुल उल्टा है। ऑयल पेंट हम 3 लेयर उसमें यूज़ करते हैं, लेकिन जब तक फर्स्ट शेड उसका जो हमने दिया है वो जब तक नहीं सूख जाता तब तक हम सेकेंड उसमें नहीं कर सकते। इसलिए ऑयल कलर यूज़ करते टाइम हमको काफ़ी वेट करना पड़ता है और ऑयल पेंट से जो बनाई हुई ड्राइंग है हमको काफ़ी टाइम लगता है उसको पूरा करने में। इसे पारदर्शी व अपारदर्शी दोनों ढंग से वे कई तरह के पोत बनाने हेतु प्रयोग कर सकते हैं। विभिन्न प्रभाव डालने के लिए इसमें मीडियम का प्रयोग भी कर सकते हैं। चमक लाने के लिए ग्लॉस मीडियम व मैट मीडियम चमक रहित व पारदर्शी प्रभाव के लिए प्रयोग करते हैं। पेस्टल रंगों का प्रयोग 15वीं सदी के आरंभ से और 16वीं सदी में दिखाई देने लगा। कई कलाकारों ने इसका प्रयोग किया, परंतु सबसे सफल रूप में 20वीं सदी के यूरोपीय कलाकार एडगर डेगा रहे, जिन्होंने इस माध्यम को अन्य माध्यमों के मिश्रण से नए प्रभाव उत्पन्न किए। पेस्टल रंगों की मुख्य विशेषता इसका धूमिल प्रभाव है। पेस्टल रंग भी चित्रण का एक माध्यम है जो चित्रण के साथ लेखांकन के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है। इसे रंग के पाउडर में गोंद मिलाकर तैयार किया जाता है, फिर उंगली के आकार की बत्तियां बना ली जाती है। जरा सा तिरछा कर घुमाकर नोक से या एक तरफ से कागज पर घिसकर विभिन्न प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। चित्र में पूर्णतया जटिल अध्ययन व त्वरित प्रभाव हेतु समान रूप से प्रयुक्त किया जाता है। साधारण या सूखे पेस्टल के अतिरिक्त ऑयल पेस्टल का भी प्रयोग किया जाता है। ऑयल पेस्टल में रंग वाले पाउडर में हाइड्रोकार्बन, मोम और पशु की वसा का मिश्रण किया जाता है। इससे विभिन्न प्रभाव दिखाए जा सकते हैं। एक वर्ण के ऊपर दूसरे की रंगत लाकर कोमल छाया अंगुली से रंगों को घिसकर नवीन रूप ला सकते हैं। जल रंग या एक्रेलिक रंग को मिलाकर भी नए प्रभाव दिखा सकते हैं। तारपीन का तेल या स्पिट रेड को भी रंगों के ऊपर लगाकर प्रयोग कर सकते हैं। तेल पेस्टल साधारण पेस्टल रंगों की अपेक्षा अधिक स्थायी है।
पेस्टल चित्रों का स्थायीकरण। साधारण पेस्टल रंग के चित्रण को उचित तरीके से सुरक्षित व स्थायीकरण करना चाहिए, नहीं तो रंग झड़ने लगते हैं। बाजार में स्थायीकरण हेतु कई फिक्सेटिव मिलते हैं जिन्हें लाख, सुंदरस और अल्कोहल में मिलाकर तैयार किया जाता है। इस घोल को चित्र पर स्प्रे कर दिया जाता है। वैसे किसी तरह का फेस्टिव फिक्सेटिव का प्रयोग करने से रंगों में कुछ परिवर्तन संभव है। पेस्टल चित्र को उचित तरीके से माउंट कर फ्रेम किया जाए तो इसे स्थायित्व प्रदान कर सकते हैं। फ्रेम के कांच और पेस्टल के बीच थोड़ा सा गैप होना जरूरी है। कोलाज, प्रत्यक्ष वस्तुओं को चित्र धरातल पर चिपका कर बनाई गई कलाकृति कोलाज कहलाती है। ये वस्तुएं पारंपरिक माध्यमों से हटकर कुछ भी हो सकती है, जैसे लकड़ी, कतरन, टीन के टुकड़े, रस्सी, सूतली, पिन, रेत, ट्यूब आदि। इसका सर्वप्रथम प्रयोग घनवाद में दिखाई देता है। घनवाद के कलाकार मुख्य रूप से ब्रॉक और पिकासो ने इस पद्धति का प्रयोग किया। धनवादी चित्रकारों ने कपड़ा, दीवार, कागज, समाचार पत्र, बेंत की जाली, माचिस आदि वस्तुओं के टुकड़ों को चित्रभूमि पर चिपकाकर ऊपर से सांकेतिक रेखाओं व रंगों की सहायता से चित्र रचनाएं बनाई। परंपरागत पद्धति से वस्तु का हूबहू चित्रण की बजाय उसका सूचक रूप से उल्लेख किया। इस पद्धति को कलात्मक महत्व प्राप्त हुआ। चित्रण की तकनीक से कला सृजना की नई संभावना व आयाम उपस्थित कर सकते हैं। अब है नेक्स्ट हमारा भित्ति चित्रण। आपको मैं वैसे बता देती हूँ भित्ति चित्रण सबसे पहले हमारे अजंता और एलोरा की गुफाओं में देखने को मिला। यानी कि जो दीवारें हैं उस पर किसी नुकीली वस्तुओं से कुरेद कर जो चित्र बनाए गए हैं उन्हें भित्ति चित्रण कहा गया है। अभी भी कई जैसे मंदिरों में हम जाते हैं, दीवारों पे जो चित्र बने होते हैं वो भी भित्ति चित्र ही कहलाते हैं।